नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में प्रत्यायन के सिद्धांत, उसकी मान्यताएं और सीमाओं एवं बाधाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यायन के प्रकारों और प्रत्यायन के तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए जानते हैं कि प्रत्यायन के सिद्धांत एवं मान्यताएं क्या हैं। प्रत्यायन के संबंध में कुछ मान्यता या सिद्धांत ऐसे हैं जिनका पालन करना इस प्रक्रिया को स्पष्टता और सफलता प्रदान करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रत्यायन के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। से प्रत्यायन स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि स्पष्टता का सिद्धांत। स्पष्टता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि संगठन के लक्ष्य, उद्देश्य, नीतियां और कार्यविधि इतनी स्पष्ट हो कि प्रत्यायन करने वाले और नए दायित्व प्राप्त करने वाले दोनों ही किसी प्रकार की उलझन या संशय में न पड़े या किसी प्रकार की गफलत न हो, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए प्रत्यायन। नंबर 2, निश्चित दायित्व और अधिकार का सिद्धांत, यानी कि जिस व्यक्ति को नए कार्य, सत्ता और दायित्व प्रदान किए जाते हैं उसे उस स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक वो उस कार्य को उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकता। इसलिए यह कहा जाता है कि प्रत्यायन हमेशा लिखित में होना चाहिए। कैसे में? लिखित में होना चाहिए, ताकि प्रत्यायन की सीमाओं का भी पता रहे कि कितना काम करना है, कितना नहीं करना, कौन सी सीमा तक काम करना है। यानी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरे के अधिकारों का जो है हनन हो। या कई बार ऐसा होता है कि जब स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तो उच्च अधिकारी द्वारा जो कार्य किए जाने वाले होते हैं उन कार्यों को भी कई बार जो है जो कार्य जिस व्यक्ति को प्रत्यायित करके दिए जाए वो ही व्यक्ति संपादित कर देता है, जो कि एक गलत होता है। इसलिए प्रत्यायन हमेशा सीमाओं में होना चाहिए। अधीनस्थ को बार बार उच्च अधिकारी से संपर्क करने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, पर्याप्त अधिकारों का सिद्धांत, अर्थात जिस व्यक्ति को अधिकार और दायित्व प्रदान किए जाएं उसे केवल स्पष्टता और निश्चितता ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि अधिकार इतने पर्याप्त होने चाहिए कि वह संबंधित कार्य और गतिविधियों को आसानी से संचालित कर सके। क्योंकि जब तक अधिकार नहीं देंगे तब तक कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण तल्लीनता से, पूर्ण तन्मयता से और पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ नहीं कर पाता। इसलिए अधिकार पर्याप्त मात्रा में उसे प्रदान करने चाहिए, और यदि आवश्यकता पड़ जाए तो उसे और अतिरिक्त अधिकार भी दे देने चाहिए, ताकि वो कार्य अधिक कुशल एवं दक्ष तरीके से हो सके। नेक्स्ट, संतुलन का सिद्धांत। उत्तरदायित्व के बिना अधिकार तथा अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व कैसा है? बेकार है। यानी कि उत्तरदायित्व ये जब तक नहीं देंगे तब तक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, और अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व का भी कोई महत्व नहीं है। अतः कहा जाता है कि प्रत्यायन करते समय हमें किसी एक परिवर्तन को यदि करना पड़े तो दूसरे पक्ष द्वारा उसकी पूर्ति, यानी कि दूसरे पक्ष द्वारा उसका संतुलन स्थापित करना चाहिए। यानी कि किसी एक में परिवर्तन या घटत बढ़त करनी पड़े तो दूसरे पक्ष में भी संतुलन हेतु परिवर्तन कर देना चाहिए। तो ये संतुलन का सिद्धांत भी प्रत्यायन के अंतर्गत होना चाहिए। नेक्स्ट, पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्रत्यायन में पूर्ण तथा अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा प्रत्यायन करने वाले उच्च अधिकारी अर्थात प्रत्यायक का ही रहता है। केवल क्रियात्मक उत्तरदायित्व अधीनस्थ का माना जाता है। यानी कि जो काम करता है, जिसे अधिकार सौंपे गए हैं, उसका उत्तरदायित्व वहीं तक है जब तक वो काम करता है। उसके बाद अंतिम रेस्पॉन्सिबिलिटी, अंतिम उत्तरदायित्व जो है उसी उच्च अधिकारी का है, उसी प्रत्यायक का है जिसने अधिकार सौंपे थे। अधिकार पाने वाला अधीनस्थ उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह होता है।
लेकिन उच्च अधिकारी यह नहीं कह सकता कि संपूर्ण उत्तरदायित्व अधीनस्थ का है। उच्च अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। नेक्स्ट, आदेश की एकता का सिद्धांत, यानी कि आदेश की एकता से तात्पर्य है एक बॉस एक अधीनस्थ का नियम, यानी कि प्रत्यायोजन में एक बॉस एक अधीनस्थ का नियम लागू होना चाहिए। एक अधीनस्थ को, अर्थात एक अधीनस्थ को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त हो। यदि एक से अधिक अधिकारी से आदेश प्राप्त होंगे तो वो जो है सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, नियमों और उत्तरदायित्व में जो है गफलत हो जाएगी। इसलिए स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सबका उत्तरदायित्व और किसी का दायित्व नहीं, ये वाली स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए आदेश की एकता का सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, यानी कि एक बॉस एक अधीनस्थ, एक उच्च अधिकारी से ही आदेश जो है प्राप्त हो। नेक्स्ट, निरंतर संपर्क का सिद्धांत, निरंतर यानी कि प्रत्यायोजन में इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि बार बार अधीनस्थ को अपने उच्च अधिकारी के पास निर्देश लेने के लिए जाना नहीं पड़े। तथापि अर्थात अधीनस्थ की समस्याओं को जानने और उसका सहयोग करने के लिए उच्च अधिकारी को ही समय समय पर उससे संपर्क करते रहना चाहिए। तो निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए किसको, प्रत्यायोजक को अपने अधीनस्थ के साथ, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या यदि उसे आए तो उसका तुरंत समाधान हो जाए और वो बड़े आसानी से अच्छी तरीके से कार्य को संपादित कर सके। नेक्स्ट, समीक्षा का सिद्धांत, यानी कि जो कार्य पूरा हो जाने के पश्चात जो प्रत्यायोजित किया गया है कार्य, अधिकार जो सौंपे गए हैं, उस कार्य को पूरा हो जाने के पश्चात और यदि आवश्यकता हो, जरूरत पड़े तो बीच में भी कभी भी अधीनस्थ द्वारा जो कार्य निष्पादित किया गया है, जो कार्य क्रियान्वित किया गया है, उस कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए। क्योंकि यदि बीच में यदि समीक्षा कर ली जाए तो यदि कोई समस्या आ रही है, कोई कमी है या कोई बाधा है तो उसे समय से दूर किया जा सकता है, क्योंकि उसका पहले ही पता चल जाएगा तो उसे आसानी से दूर करने के लिए भी समय मिल जाता है, तो आसानी से दूर किया जा सकता है। इसलिए समीक्षा, नियमित समीक्षा होनी चाहिए और जब कार्य कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद भी उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रत्यायोजन के कुछ मार्गदर्शक नियम हैं, ये मान्यता एवं सिद्धांत हैं। अब बात करते हैं कि प्रत्यायोजन की क्या सीमाएं हैं और बाधाएं हैं, लिमिटेशंस एंड हिंड्रेंसेज ऑफ डेलीगेशंस। तो आधुनिक समय में प्रशासनिक संगठनों में प्रत्यायोजन एक तरह से अनिवार्य प्रक्रिया बन गया है, लेकिन प्रत्येक संगठन में तथा प्रत्येक स्थिति में प्रत्यायोजन संभव भी नहीं है। इसकी कुछ सीमाएं और बाधाएं भी होती हैं। जैसे सीमाओं में हम बात करते हैं कि किन किन का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, तो निकटस्थ अधिकारी का पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, निकटस्थ अधिकारी के पर्यवेक्षण संबंधी कार्य का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, वित्तीय स्वीकृति और नियंत्रण अधिकार उच्च अधिकारी अपने पास रखते हैं या संबंधित अधिकारी अपने पास रखते हैं, उनका भी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, नवीन नीति निर्माण और योजना की स्वीकृति से संबंधित कार्यों का भी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कानून बनाने की शक्तियां भी जो है, जो संबंधित अधिकारी है जिसको उसको कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है वही बनाए, उसे भी जो है अपने अधीनस्थों को किसी अन्य को जो है हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, उच्च पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्य, तो उच्च पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्य का भी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निकटस्थ अधीनस्थों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनवाई का अधिकार जो उच्च अधिकारी का होता है, उसका भी वो जो है प्रत्यायोजन नहीं कर सकता कि जो है सुनवाई का, अपील सुनवाई का अधिकार जो है अपने अधीनस्थ को दे दे, ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट, जो अत्यंत गोपनीय निर्णय होते हैं वो उन निर्णयों को करने का अधिकार भी जो है किसी को नहीं सौंपा जाता, वो जिसकी जिम्मेदारी है वही उस गोपनीय निर्णय करेगा, तो इसका भी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। उच्च स्तरीय कूटनीति का भी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो अधिकार स्वयं के पास नहीं है, यानी कि जो खुद
उस अधिकारी के पास या उच्च अधिकारी के पास या नहीं है, तो उनका वो जो है किसी दूसरे व्यक्ति को या अधीनस्थ को प्रत्यायजन नहीं कर सकता, क्योंकि जो खुद के पास ही नहीं है तो उनका दूसरे को कैसे करेगा। इसलिए स्वयं के पास अधिकार नहीं है तो उनका प्रत्यायजन नहीं करता। नेक्स्ट, अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जिनका कि प्रत्यायजन किया जाना संभव नहीं है, इसलिए उनका भी प्रत्यायजन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ये कुछ लिमिटेशंस या सीमितताएं या सीमाएं जो है प्रत्यायजन से संबंधित थे। अब प्रत्यायजन में बाधाएं क्या आती हैं? तो प्रत्यायजन में एक तरह से सामान्य रूप से देखा जाए किसी भी संगठन में दो प्रकार की बाधाएं सामने दिखाई देती हैं। दो प्रकार की बाधाएं आती हैं कि एक तो संगठनात्मक बाधाएं आती हैं, दूसरी कार्मिक संबंधी बाधाएं आती हैं। तो संगठनात्मक बाधाओं में जैसे कुछ संगठनों में प्रत्यायजन हेतु कुछ संगठनों में प्रत्यायजन हेतु उन स्थापित तरीकों और प्रक्रियाओं का अभाव होता है जो प्रत्यायजन हेतु आवश्यक है। अक्सर नए और छोटे संगठनों में इस प्रकार की बाधा अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट, समन्वय प्रक्रिया तथा संपर्क प्रणाली का अभाव यदि हो तो प्रत्यायजन करना और भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, अस्थिर और अनावर्ती यानी कि नॉन रिकरेंट कार्यों का प्रत्यायजन कठिनता से होता है, जबकि स्थिर तथा पुनरावृत्ति से युक्त कार्यों का प्रत्यायजन अधिक किया जा सकता है। नेक्स्ट, संगठन का आकार और भौगोलिक स्थिति भी प्रत्यायजन में एक तरह से बाधा पैदा करती है, प्रत्यायजन को प्रभावित करती है। बड़े तथा फैले हुए संगठनों में प्रत्यायजन अधिक होता है। नेक्स्ट, पदों, अधिकारों तथा कर्तव्यों के क्रम में अस्पष्टता हो तो प्रत्यायजन करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट, संविधान, कानून और संगठन के उद्देश्यों तथा नियम के कारण भी प्रत्यायजन सीमित हो जाता है, यानी कि संविधान के नियम, कानून तथा संगठन के उद्देश्य और नियम प्रत्यायजन की सीमाएं तय कर देते हैं। नेक्स्ट, गंभीर परिस्थितियों में प्रत्यायजन नहीं किया जाता है। तो ये संगठनात्मक कुछ बाधाएं थी। अब कार्मिक संबंधी बाधाएं, तो कार्मिक संबंधी बाधाएं भी जो है दो तरीके से आती हैं। एक तो प्रत्यायजन करने वाले से संबंधित बाधाएं आती हैं और दूसरी अधीनस्थों की भी बाधाएं या अड़चनें पैदा होती हैं। तो इसके संबंध में एक प्रसिद्ध विद्वान पिफनर ने कुछ मानवीय कारण जो प्रत्यायजन की में जो बाधा बनते हैं उनका उल्लेख किया है। तो नंबर एक, पहले प्रत्यायजन करने वाले में क्या बाधाएं आती है कि जो व्यक्ति प्रत्यायजन करता है या प्रत्यायजक है अर्थात उच्च अधिकारी है, वो पद सोपान में उच्च स्थिति पर पहुंच सके, पद सोपान में उच्च स्थिति पर पहुंच चुके पदाधिकारियों में सामान्य से अधिक क्या होता है, अहम होता है, गंभीर होता है, इसलिए भी वो पद सोपान करने से सकते हैं। दूसरा, उन्हें ये डर लगा रहता है कि दूसरे व्यक्ति सही निर्णय करेंगे या नहीं और कार्य की क्रियान्विति ढंग से होगी या नहीं, इसलिए वो जो है अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को प्रत्यायित नहीं करते। नेक्स्ट, उन्हें यह भी डर लगा रहता है कि प्रभावशाली अधीनस्थों को यदि अधिकार दे दिए जाएं तो उनके प्रति वफादारी कम हो जाएगी या फिर वो जो है विरोधी बन जाएंगे, तो इसलिए इस डर के कारण भी प्रत्यायजन नहीं करते। नेक्स्ट, दृढ़, अति उत्साही तथा शीघ्रता से कार्य करने वाले जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अधीनस्थों की धीमी गति और अनिश्चितता से कई बार जो है धैर्य खो देते हैं या फिर उन पर जो है विश्वास नहीं करते, तो ये भी एक समस्या आती है। नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी उच्च अधिकारी प्रत्यायजन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, मानव को अधिनायकवादी प्रवृत्तियां विरासत में मिली हैं, इसलिए सांस्कृतिक परिवर्तन के बिना सुधार नहीं होगा ऐसा माना जाता है, इसलिए प्रत्यायजन में जो है कठिनाई आती है। और नेक्स्ट, प्रत्यायजन के लिए भावनात्मक रूप से परिपक्व होना जो है बहुत ही जरूरी होता है, अनिवार्य है, जबकि सफल व्यक्तियों में यह बात कम ही देखने को मिलती है, इसलिए भी दिक्कत आती है। नेक्स्ट, सफल नेतृत्व तथा प्रत्यायजन में परस्पर तालमेल नहीं पाया जाता,
दूसरों को अपने नेतृत्व से आकर्षित करने वाले व्यक्ति जो है कम प्रत्यायोजन करते हैं। इसके अलावा बहुत से प्रत्यायोजन करने वाले इच्छुक व्यक्ति या उच्च अधिकारी यह नहीं जानते कि प्रत्यायोजन कैसे किया जाए। तो जब तक प्रत्यायोजन का तरीका उन्हें मालूम नहीं है तो प्रत्यायोजन नहीं हो पाता कार्यों का। तो ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट, प्रत्यायोजन करने वाले यह नहीं जानते कि किस सीमा तक प्रत्यायोजन किया जाए, क्योंकि संगठन तथा प्रबंध की कला में परिपक्वता का अभाव पाया जाता है और बहुत से संगठनों में प्रत्यायोजन किया ही नहीं जाता है। तो ये भी समस्या आती है। नेक्स्ट, अधीनस्थों से संबंधित क्या समस्या आती है कि अधीनस्थों का भी कई बार विरोध झेलने को पड़ता है या अधीनस्थ भी जो है अधिकार लेने से झिझकते हैं, डरते हैं। तो इस संदर्भ में यह है कि बहुत से अधीनस्थ प्रत्यायोजन के द्वारा सत्ता और कार्य लेना ही नहीं चाहते। अब क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि कई बार उन्हें जो है आलोचना का डर लगा रहता है कि जो है कार्य गलत हो गया या सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हुई या सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ या फिर उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई तो लोग हमें ही दोष देंगे या सारे आरोप मेरे ऊपर आ जाएंगे। इसलिए वो जो है आलोचना के वजह से उस कार्य को नहीं लेते। नेक्स्ट, अच्छा कार्य करने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधनों का अभाव अधीनस्थों के पास पाया जाता है, इसलिए भी वो उस कार्य को हाथ में लेने से डरते हैं। नेक्स्ट, उनमें आत्मविश्वास की कमी भी जो है कई बार अधिकांश अधिकारियों में दिखाई देती है। तो आत्मविश्वास की कमी के कारण भी जो है अधिकार और कार्यों को वो अपने हाथ में नहीं लेते। पहल क्षमता और गतिशीलता की कमी भी जो अधीनस्थों में देखने को मिलती है। इसके अलावा क्षमता से अधिक कार्य मिलने पर वो अपने आप को बोझिल महसूस करते हैं, उन्हें बोझ सा लगता है, इसलिए भी जो है कार्य लेने से, अधिकार लेने से झिझकते हैं। नेक्स्ट, यह मना कर देते हैं। बहुत से अधीनस्थ इस बात में विश्वास करते हैं कि कार्य करने के बजाय पूछना ही ठीक है, तो करने से पूछना भला को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए भी ये दिक्कत आती है। नेक्स्ट, पदोन्नति के अवसरों तथा अभिप्रेरणाओं का अभाव पाया जाता है, इसलिए भी अधीनस्थ जो है कई बार प्रत्याशित अधिकारों को प्राप्त नहीं करते, लेते नहीं हैं और वो टालमटोल करते रहते हैं। तो ये अधीनस्थों की तरफ से भी कुछ बाधाएं हैं। तो दो प्रकार की हो गई, संगठनात्मक और कार्मिक संबंधी। कार्मिक संबंधी में भी प्रत्यायोजक संबंधी बाधाएं और अधीनस्थ संबंधी बाधाएं। तो ये बाधाएं थी। नेक्स्ट, अब प्रभावी प्रत्यायोजन किस प्रकार किया जाए? तो प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए आवश्यक उपाय या सुझाव निम्नलिखित हैं, जिनके संबंध में प्रिफनर ने भी जो है कुछ सुझाव दिए हैं। तो हम आइए उनके संबंध में बात कर लेते हैं कि दायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम अधीनस्थों का चयन किया जाए। सबसे पहली बात क्या है कि उन दायित्वों का निर्वाह करने में कैसे अधीनस्थों का चयन किया जाए? सक्षम अधीनस्थों का चयन किया जाए, जो योग्य हो, जो कुशल हो, ऐसे अधीनस्थों का चयन किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। नेक्स्ट, प्रत्येक कार्मिक की जिम्मेदारियां स्पष्ट होनी चाहिए। कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण हो, जिम्मेदारियां उन्हें स्पष्ट लिखित रूप से उन्हें सौंपी जाएं कि ये है आपकी जिम्मेदारी है और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल ही स्पष्टता का सिद्धांत यहां लागू होता है। नेक्स्ट, प्रत्यायोजन के संबंध में उचित प्रशिक्षण जो है अधीनस्थों को दिया जाए और जो प्रत्यायोजक हैं उन्हें भी इस संबंध में प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि किस प्रकार वो अपने अधिकारों कार्यों का प्रत्यायोजन कर सकें और नियमों का उन्हें भान होना चाहिए। नेक्स्ट, संगठन की सामान्य नीतियां निश्चित करके उनका प्रचार करें। नेक्स्ट, क्रियात्मक तथा व्यवस्था संबंधी प्रक्रियाओं का अधिक से अधिक मानकीकरण करने की चेष्टा की जानी चाहिए। नेक्स्ट, कार्य विश्लेषण, संगठनात्मक अध्ययन, बजट, नियोजन, कार्य प्रगति अध्ययन, व्यवस्था और प्रक्रिया के सरलीकरण जैसे प्रबंधन नियोजन के कार्य निरंतर करते रहने चाहिए, होते रहने चाहिए। तो ये भी एक आवश्यक तत्व है प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए। नेक्स्ट, संपूर्ण पद सोपान व्यवस्था में ऊपर नीचे तथा हर दिशा में सूचना के आदान प्रदान की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के एक प्रभावी प्रत्यायोजन हो सकता है और प्रत्यायोजन की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्यायोजन से संबंधित बाधाओं का निराकरण करके
संगठनात्मक कुशलता और कार्मिकों के वृत्ति का विकास संबंधी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास यह होना चाहिए कि योग्य प्रत्यायोजक संगठन में होने चाहिए। यदि योग्य प्रत्यायोजक संगठन में नहीं है तो प्रत्यायोजन की प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। अब योग्य प्रत्यायोजक कौन है? तो योग्य प्रत्यायोजक वह है जो प्रत्यायोजन का महत्व समझता हो, अधीनस्थों में विश्वास रखता हो, उसके पास प्रत्यायोजन से संबंधित पर्याप्त सूचनाएं और कार्यों के संबंध में पर्याप्त सूचनाएं तथा तथ्य मौजूद हों, यानी कि वो तथ्य एकत्र रखता हो, अधीनस्थों को समय समय पर मोटिवेशन करने का गुण उसमें होना चाहिए, प्रोत्साहित करने का गुण उसमें होना चाहिए, और अधिकार एवं उत्तरदायित्व में संतुलन करना वो भली भांति जानता हो, अनौपचारिक संबंधों तथा संगठनों का महत्व उसे आता हो या अनौपचारिक संबंधों और संगठनों के महत्व की उसे समझ हो। इसके अलावा अधीनस्थों की समस्याओं तथा जिज्ञासाओं का समाधान कर सके तथा पूर्ण निष्पक्षता के साथ लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रदान करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति योग्य और सफल प्रत्यायोजक कहलाता है। तो इस प्रकार ये प्रत्यायोजन के संबंध में कुछ मान्यताएं, सिद्धांत और सीमाएं, समस्याएं और प्रभावी प्रत्यायोजन के लिए कुछ आवश्यक तत्व या आवश्यक बातें थी। इस प्रकार हमारा प्रत्यायोजन संबंधी ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नया चैप्टर लेंगे। थैंक यू।